जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक के 6th पार्ट में 6th वीडियो में। आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नेक्स्ट जो इससे पहले की प्रीवियस वीडियो थी उसमें गॉस थ्योरम के बेसिक्स पढ़े थे। आज एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो जो पहला एप्लीकेशन है आपका वो है एप्लीकेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर है, उसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ज़रा कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मान लीजिए कि आपके पास ये हमने यहाँ पे सबसे पहले एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया और यहाँ पे लेट अस सपोज कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इस तरीके से लॉन्ग वायर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। आप देख पा रहे हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये आपकी यूनिफॉर्मली लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे वायर गिवन। और आपको पता है इसको ऐसे मान लीजिए कि ये वायर है पॉजिटिवली चार्ज, तो उसके ऑल अराउंड का जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में होगा, जैसे कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है आपको पता है कि पॉजिटिव जितने भी चार्जेस होते हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, यानी कि बाहर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा अवे, ठीक है। अब देखिएगा इसके तीन फेस। पहला फेस हम मान लेते हैं ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये और एक सरफेस ये। इसकी जो लेंथ है लेट अस सपोज इसकी लेंथ हमने सपोज कर ली L और जो रेडियस है वो रेडियस है स्मॉल r। तो यहाँ पे देखिए तीन सरफेस लिए, जो पहला सरफेस है इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे जो सरफेस है DS1 ये आपका इस तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो आपका सरफेस है DS1 इसके बीच पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये जा रही है इस डायरेक्शन पे और यहाँ पे जो भी आपका DS2 गिवन है ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यानी कि इनके बीच पे एंगल है 0 डिग्री। यानी कि जो सरफेस एरिया है DS2, ये जो स्मॉल पोर्शन है सरफेस एरिया का ये और इसका ये DS1, ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी ये हो गई यहाँ से और यहाँ पे ये आपका हो गया DS3 और इनके बीच में वही सेम एंगल बन गया 90 डिग्री। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें, यहाँ से अगर हमने बात कर दी टोटल फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था phi E इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। तो यहाँ से देखिए टोटल हमने तीन फेस लिए, इन तीन फेसेस के थ्रू हम देखेंगे कि जो आपका एरिया वेक्टर्स है DS1, DS2 और DS3 ये रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जितना एंगल बना रहे हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS1 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS2 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS3। यहाँ से अगर हम बात करें तो DS1 और DS3 इन दोनों के लिए जो आप एंगल देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो सरफेस के थ्रू जो आपका एरिया वेक्टर है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और DS2 के लिए यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब इस कंडीशन पे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ E DS1 cos 90 डिग्री प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E DS2 cos 0 डिग्री प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E DS3 cos 90 डिग्री। और आपको पता है कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो जी होती है 0। cos 90 की वैल्यू आपकी 0, तो यहाँ से ये आपका 0 हो गया और ये आपका हो गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ E DS2, यहाँ पे E DS2 हो जाएगा प्लस ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ से E बार सरफेस इंटीग्रल ऑफ DS2, तो DS2 का मतलब ये, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक ये बॉटल है तो बॉटल का ये जो आप सरकमफ्रेंस देख रहे हैं ये पूरा आपका क्या होगा 2πRL। आपने पढ़ा था सिलेंडर के केस में जो आपका ये एक सरकमफ्रेंस है वो 2πRL होता है। तो यहाँ से E इंटू 2πRL ये आपको फ्लक्स की वैल्यू गिवन है। तो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज पे हम जाने वाले, देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं तो आपने पढ़ा था बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से आपने बच्चों ने ये पढ़ा था कि जो टोटल फ्लक्स होता है जो किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस से पास आउट होके जा रहा है वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है।
तो वहाँ से जो फ्लक्स का फार्मूला था वो था E इंटू 2πRL, और यहाँ से जो फ्लक्स का फार्मूला है वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये जो लाइन चार्ज था, जो अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, जिसमें था लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि पर्टिकुलर पर यूनिट लेंथ में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा की वैल्यू जो आपने पढ़ी थी वो थी Q अपॉन L। तो Q की वैल्यू आपके पास हो गई बच्चों लैम्डा L। तो यहाँ से जो चार्ज आप देख रहे हैं Q की जगह हम यहाँ पे लैम्डा L पुट अप कर रहे हैं, तो 2πRL इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो L टू L कैंसिल आउट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आ गया। अगर इसको लर्न करने में आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ से 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। तो एक फॉर्मूला ये। तो ये गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन था, ठीक है, जिससे फॉर्मूला हमारे पास आता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ, जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है और आपको उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, मान लीजिए कि ये आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये सारे पॉजिटिव चार्ज इसमें गिवन है। अब इसके थ्रू हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक प्लेन सरफेस है और उस प्लेन सरफेस के ऑल अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है कि क्या हो सकता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपके पास एक ये प्लेन सरफेस है, यहाँ से आप देखिए एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ निकलेगी बाहर की तरफ, और एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, यानी कि दोनों ही फेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ निकलेगी। तो उसके थ्रू हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया इस तरीके से। ये हो गया गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप में, और एक ये हो गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ ऐसे आउटवर्ड निकल रही है बाहर की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ निकल रही है, और इसके बीच में जो चार्ज है वो है सिग्मा है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी में एक प्लेन सरफेस में पर यूनिट प्लेन सरफेस एरिया में जितने भी आपके चार्ज प्रेजेंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ से आप देखिएगा बच्चों, अगर हम यहाँ से बात करें जो फ्लक्स होगा, तो देखिए दो तरफ से हो रहा है, एक तरफ से E है, दूसरी तरफ से भी E है। यानी कि जैसे मैंने बताया था, इस फेस से इधर E इंटू ए फ्लक्स हो जाएगा और इस फेस से भी E इंटू ए फ्लक्स हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ से आ गया 2EA। फिर वहीं से अगर हम बाय गॉस थ्योरम बात अगर करें, बाय गॉस थ्योरम, ये चीज़ आप देख लीजिए कैसे आई। इसका एरिया A था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर, जो आपका एरिया वेक्टर आप ले रहे हैं, और यहाँ से इसके थ्रू इधर EA प्लस EA दोनों हो गए तो 2EA। तो यहाँ से फाई का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था Q अपॉन A, और Q की वैल्यू यहाँ से होगी सिग्मा A से कैंसिल, तो सिग्मा ये आ गया एक तरीके से। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब यहाँ से देखिए एक मिनट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ से थोड़ा सा एक मिस्टेक होगी, ये समझ लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आपके पास यही रहा। तो यहाँ से ये देख लीजिएगा, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन, यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो एप्सिलॉन नॉट होगा, A नहीं होगा, बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब यहाँ पे आप इसको इक्वल करिए, तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो आपके पास 2EA की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप दिखा दीजिएगा कि सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, तो Q की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू, यहाँ से देखिए A टू A कैंसिल आउट, तो E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका सिग्मा है, जरा देख लीजिएगा सिंबल ध्यान से, इट इज़ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं कभी कभी, आइए समझते हैं इसके एप्लीकेशन। इसका जो एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल चार्ज्ड प्लेन शीट।
अब देखिए दो आपको प्लेन शीट दी है, इसको हम इस तरीके से ऐसे दिखा दे रहे हैं। यहाँ से आप देख लीजिएगा, एक ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और एक ये भी आपकी पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ से देखिएगा कि ये मान लेते हैं फर्स्ट प्लेट, ये मान लेते हैं सेकंड प्लेट। इसके थ्रू जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, वो सिग्मा 2 है। हमने जो यूनिट वेक्टर लिया अराउंड द डायरेक्शन वो फर्स्ट प्लेट टू सेकंड प्लेट ले लिया। इस डायरेक्शन में हम बात करेंगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर की तरफ जाती है, यानी कि डायरेक्टेड अवे होती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें फर्स्ट के लिए तो E1 इधर होगा, यहाँ से भी E1 वेक्टर इधर, E1 वेक्टर इधर, और यहाँ पर भी E1 वेक्टर इधर। यहाँ पे हमने 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रीजन ले लिए, यानी कि एक मिड में, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ये जो E1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप लिख दीजिए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, और E2 आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट। तो यहाँ से देखिएगा सेकेंड प्लेट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो अवे जाएगा ये E2 वेक्टर, ये भी E2 वेक्टर, और ये भी यहाँ से आपका E2 वेक्टर। तो ये अवे हो गया। तो हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों रीजन के लिए अलग अलग बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फॉर रीजन फर्स्ट। तो जो E1 की वैल्यू है अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले तो फर्स्ट रीजन पे जो E1 की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड इस तरफ आ रही है, और जो आर कैप है आपके पास ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, इसके अपोजिट है। तो E1 के लिए क्या हो जाएगी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। और जो आपका E2 है, E2 क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट प्लेट में E2 देखे तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन पे, यानी कि ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसको सिग्मा 1 लेट कर लीजिए, तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो जो फर्स्ट रीजन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ से नेगेटिव सिग्मा, यहाँ से आप 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू आर कैप। तो ये फर्स्ट रीजन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। ऐसे ही सेकंड रीजन की बात करेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो फॉर रीजन सेकंड, फॉर रीजन सेकंड रीजन पे जो आपका E1 है तो E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ये देख लीजिए सिग्मा 1 होगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर के। अब देखते हैं E1 का डायरेक्शन क्या आ रहा है। तो E1 सेकंड में इसी तरफ जा रहा है, यानी कि अवे राइट साइड जा रहा है, टूवर्ड्स राइट। तो जब ये टूवर्ड्स राइट जाएगा तो टूवर्ड्स राइट जाने पर ये देखिए आर कैप भी उसी डायरेक्शन पे है, और जो आपका E1 वेक्टर है वो भी सेम डायरेक्शन पे है। तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर हम E2 की बात करें तो अभी साइन देखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अगर E2 का आप साइन देखेंगे तो देखिए E2 सेकेंड रीजन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ऑफ द आर कैप। जो आर कैप आपका यूनिट वेक्टर था जो डायरेक्शन बता रहा था फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकेंड प्लेन सरफेस, जो भी आपकी शीट गिवन थी उसके रिस्पेक्ट में, तो E2 वेक्टर जो भी है आपका सेकंड डिवीजन में वो इस यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव ले गए। तो यहाँ से जो वैल्यू है आपकी माइनस आ गई। तो जो नेट हमारे पास सेकंड डिवीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो यहाँ से 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा आर कैप। तो ये सेकेंड है। फिर ऐसे ही अगर हम थर्ड रीजन की बात करें, फॉर रीजन थर्ड, तो चलिए पहले थर्ड रीजन में दोनों वैल्यू समझ लेते हैं कहाँ जा रही है। थर्ड रीजन की अगर हम बात करें, यहाँ से देखिएगा थर्ड रीजन में E1 और E2 दोनों राइट टूवर्ड्स राइट जा रही है, यानी कि आर कैप के डायरेक्शन पे जा रही है। इसका मतलब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होगी। तो थर्ड रीजन के लिए जो आपका E1 वेक्टर है वो हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। वो जो आपका E2 वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट, जो सेकेंड प्लेन शीट है उसके अलावा, वो हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर के। तो यहाँ से जो थर्ड रीजन पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, यहाँ से आप 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू आर के। तो ये थर्ड रीजन पे आपकी वैल्यू आ गई।
तो ये आपका एक डेरिवेशन, दूसरा जो एप्लीकेशन था गॉस थ्योरम का वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट एप्लीकेशन की तरफ, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की वजह से क्या होगा, आइए हम लोग ज़रा इसकी बात करते हैं। तो उसको ज़रा समझते हैं एक सर्कल से। इसको थोड़ा नीचे से बनाते हैं, यहाँ से एक हमारे पास ये सर्कल रहा, फिर इसी में एक छोटा सा सर्कल अगर हम बनाए तो एक हमारे पास ये रहा। अगर यहाँ से बेटा अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं इसका सेंटर, ठीक है। इनिशियली जो था इसकी रेडियस थी कैपिटल आर, और हमने मान लिया एक पी पॉइंट है वो आउटसाइड प्रेजेंट है, और इस पी पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है हमारी स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस हम लोग लेंगे, केस फर्स्ट ये लेंगे एट, या सिंपली लिखेंगे व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो चार्ज है, यहाँ पे देखिए थिन स्फेरिकल शेल की बात करिए, तो जो चार्ज है वो केवल और केवल इस जो सरफेस आप देख रहे हैं सरकमफ्रेंस है केवल वहीं पे होगा, इनसाइड चार्ज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो उन्होंने गॉसियन सरफेस बनाई है जब आउटर पे था आपका, तो एक गॉसियन सरफेस के अंडर में ये भी हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की बात करें कि फ्लक्स जो हमारा होगा वो क्या होगा, E इंटू 4 स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये कैसे आया, ये जो 4 स्मॉल आर स्क्वायर है ये क्या है बेटा, एरिया है, यह आपका सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, स्फेरिकल शेल की बात कर रहे थे, तो शेल का जो एरिया होता है 4 आर स्क्वायर होता है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से आपने जो पढ़ा था, जो नेट फ्लक्स था वो टोटल इनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो E इंटू 4 आर स्क्वायर Q/ε0। ये कैसे है, वही 5 E इंटू ds पढ़ा था। तो जो सरफेस एरिया है वो 4 आर स्क्वायर है। और उसको यहाँ से बस मेन कंडीशन फ्लक्स फाइंड आउट करिए, गॉस थ्योरम लगाइए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, बस यही ट्रिक आपकी चलेगी। तो यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा वो आया 4 Q/r स्क्वायर। यहाँ पे एक कंडीशन आप ये भी ले सकते हैं कि जब ये है तो उसका तो जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा है, तो उस केस की कंडीशन पे ये फॉर्मूला आपके पास आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका केस सेकंड है, केस सेकंड है आपका व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस। जब आपका पॉइंट P सरफेस पर ही लाई कर रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा, सरफेस पर ही प्रेजेंट है। यानी कि जब हमने यहाँ से अगर आपका सर्कल हम यहाँ से बनाए, यानी कि जो आपका P पॉइंट है वो अब यहीं पे प्रेजेंट है कहीं पे, यानी कि ये इसका सेंटर हो गया, और P पॉइंट भी यहीं पे, यानी कि ये जो डिस्टेंस कैपिटल R थी वो भी वही रही, और यही डिस्टेंस एक तरीके से स्मॉल r भी हो गई। इस कंडीशन पे जो स्मॉल r है वो आपका कैपिटल R के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इनक्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस, देन इन दैट कंडीशन जो आपका फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा E इंटू 4 कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इस कंडीशन पे जो आपका पॉइंट P है वो वहीं पे लाई कर रहा है, यानी कि स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है। तो वही बाय गॉस थ्योरम आपने पढ़ा था, बाय गॉस थ्योरम से बेटा आपने पढ़ा था कि जो फ्लक्स है वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। चार्ज जो हमारा इसी सरफेस पर है, इसी सरफेस पर हमारा चार्ज प्रेजेंट है, इनसाइड चार्ज नहीं है क्योंकि ये शेल है, ठीक है, तो इनसाइड आपका नहीं होगा। तो यहाँ जब आप सेम इक्वल करोगे E इंटू 4 कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू Q/ε0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो आएगी 1/4 Q कैपिटल R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो आपका लास्ट केस है, केस थर्ड केस की अगर हम बात करें
तो थर्ड केस बड़े ध्यान से समझिएगा। थर्ड केस में बोल रहा है कि व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड, अब पॉइंट P आपका इनसाइड ही कर रहा है, लाइज इनसाइड द स्फेरिकल, यहाँ पे स्फेरिकल शेल हो जाएगा, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। यानी कि जब इनसाइड आ रहा है तो यहाँ पे जब डायग्राम जब आप देखोगे तो इनसाइड में आपका कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं, यानी कि इनसाइड जो भी आप रीजन देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं। तब इस कंडीशन पे जब हम बेटा आगे देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए जो चार्ज है आपका केवल सरफेस के जो सरकमफ्रेंस है, ओनली सरकमफ्रेंस पे चार्ज प्रेजेंट है, इनसाइड आपका चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जब इनसाइड चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो जो फ्लक्स आप भले ले लीजिए, फ्लक्स का फॉर्मूला भले आप लिख लो E × 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर या कैपिटल R स्क्वायर, वॉट एवर जो भी आपको लिखना। लेकिन जैसे आप गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे नेट चार्ज का 1/ε0, तो आपको पता है कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल जो चार्ज है आपका जीरो है। जब चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो 3 केस हो गए। अब इन तीनों केसेस से रिलेटेड एक बढ़िया सा एक ग्राफ बनता है, तो आइए ज़रा ग्राफ समझते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा हम नीचे से आप ऐसे करके थोड़ा सा देखिएगा बस, इसको थोड़ा सा और ऊपर हम समझा दे रहे इस तरीके से, इतना समझ में आ जाएगा। देखिए लेट अस सपोज ये वही स्फेरिकल शेल था जिसकी आप बात कर रहे थे, और स्फेरिकल शेल का ये जो है सेंटर है। तो सेंटर से आपने क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस दो चीज़ें लेनी, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। यानी कि यहाँ पे आप डिस्टेंस की बात कर रहे, रेडियस की बात कर रहे, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनसाइड आपने पढ़ा था, इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि इनसाइड जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड वो जीरो है, यानी कि इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जो आपने यहाँ पे पढ़ा था कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और जब पॉइंट P पे लाई करता है तब उस कंडीशन में Q/R स्क्वायर था, यानी कि E जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के। तो आइए फिर इसी डायग्राम से अगर हम देखें कि यहाँ से अगर हम देखें कि इस सरफेस की तरफ ये पॉइंट यहाँ से ऐसे गया, ये हमारे पास इस तरीके से ये जो वैल्यू है आपकी वो है E = 1/4 पाई ε0 Q/ कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे आप कैपिटल R की जगह स्मॉल r का सिंबल ले लीजिए कि स्मॉल r हमने लिया था, कैपिटल R यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रेडियस है, तो इस पर डिपेंड करेगा। फिर इसके बाद जैसे जैसे हम इससे अवे होते चले जाएंगे, तो ये केस देखिए जैसे जैसे अवे होते चले जा रहे हैं, R की स्मॉल r की जो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो आपको पता है कि E जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर की, यानी कि डिस्टेंस के बढ़ने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ से जो आपका स्लोप आएगा इस पॉइंट से वो इस तरीके से ऐसे चलता चला जाएगा। ये जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है E = 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r स्क्वायर के। तो ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको आप बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको आप ओरिजिनल लेट कर लीजिए। तो ये आपका पूरा एप्लीकेशन गॉस थ्योरम के कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद की जो हमारी 2 वीडियो आएगी, उन दोनों वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें कि जो आपका फर्स्ट जो वीडियो का आपका पार्ट होगा न्यूमेरिकल्स का, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, उसके जो दोनों कंडीशंस थी एक्सियल इक्वेटोरियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। फिर इसके बाद की जो वीडियो आएगी यानी कि वीडियो नंबर 8, उसमें गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद NCERT की जो एक्सरसाइज है वो पूरी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरी ताकत से पढ़िए, और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि आपके पास अभी आपको लग रहा है कि समय है, लेकिन यकीन मानिए बेटा जो फिज़िक्स का सिलेबस है आपका बहुत लेंथी सिलेबस है, और जो पेपर आता है वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आता है, तो उसमें आप लापरवाही मत करिए। अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टेम्परामेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्किल होगी, आपके पास टैलेंट होगा, मानते होता है, लेकिन अगर आपके पास टेम्परामेंट नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो आप बेकार हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो रेगुलरिटी अपने आप में होनी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस करिए, भले आप दिन में आधा घंटा पढ़ो, आपसे नहीं कह रहे कि आप पढ़िए 1 घंटा या 1.5 घंटा या 5 घंटे बैठ के पढ़ो, नहीं।
आधा घंटा पढ़ो, लेकिन वो आधा घंटा से केवल पढ़ो, उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन जाना तब बुआ के बेटे की शादी में वहाँ चले गए, या दोस्तों ने बुलाया पार्टी करने चले गए, वो नहीं करना। भले आप हाफ एन आवर पढ़िए, लेकिन उस हाफ एन आवर में पूरे फोकस के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये काम करिए, अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।